हेलो क्लास। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि गाइनकोलॉजी में आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक जो डिजीज़ेज़ हो रही हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में, वो डिजीज़ेज़ के कॉजेज़ क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, क्या आप डायग्नोसिस का तरीका अपनाएंगे जिससे आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें, और उसके ट्रीटमेंट के मेथड्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था ये सारी चीज़ें, इंट्रो देखा था हम लोगों ने गायनकोलॉजी का। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम एक एक डिजीज़ करके सभी की कंडीशंस को पढ़ेंगे और सारी चीज़ों का जो है प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट डिजीज़ है माल फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, फर्स्ट डिजीज़ का नाम है माल फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। इससे नाम से पता चल रहा होगा, माल फॉर्मेशन मीन्स प्रॉपरली किसी भी ऑर्गन का बन ना बन पाना, ये होता है माल फॉर्मेशन। ठीक है, और जेनाइटल ऑर्गन्स मीन्स कि ये कंजेनाइटल डिजीज़ है। इसका मतलब कि देखो, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन तो यूट्रस के ही अंदर होता है, और अगर कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं बन पाया है, पूरा तरीके से नहीं बन पाया है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई कंजेनाइटल इश्यू हुआ है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे तो माल न्यूट्रिशन हो, फीमेल अगर माल न्यूट्रिशन पे है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उस कारण से, या म्यूटेशन है, जेनेटिक चेंज, जेनेटिक इवोल्यूशन ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली जो चीज़ें हैं, जो फॉर्मेशन होना चाहिए था ऑर्गन्स का, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक ये है कंजेनाइटल एनोमलीज में आने वाला कारण। तो जो मेनली माल फॉर्मेशन है वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही प्रेजेंट होता है, यानी बच्चे के जन्म के टाइम ये प्रेजेंट होगा कंजेनाइटल डिजीजेस में। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि ये गायनकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ लिखी भी हुई है। जैसे एक कंडीशन होते हैं मुलेरियन डक्ट्स की एनोमली, उसको बोलते हैं MRKH, या फिर उसी का नाम है पैरामीज़ोनेफ्रिक। ठीक है, तो पैरामीज़ोनेफ्रिक जो डक्ट होती हैं उनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स का यूट्रस होता है वो प्रॉपर बनता नहीं है। कभी कभी होता है कि बनता ही नहीं है, बिल्कुल मतलब absent ही होता है। कभी कभी होता है कि बनता है पर बीच से डिवाइड होता है, यूट्रस बीच से डिवाइडेड होता है 2 फॉर्म में। और कभी कभी क्या होता है, बनता है तो इतना ज़्यादा छोटा बनता है, और उसके अंदर जो कैविटी होती है ना, यूट्रस क्या है, एक हॉलो ऑर्गन, तो हॉलो नहीं रहता है वो, जो है पूरी तरीके से उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू भरा हुआ रहेगा। यानी यूट्रस चाहे बने और चाहे ना बने, अगर वो बन भी रहा है तब भी वो ऐसी कंडीशंस में नहीं है कि उसको प्रॉपरली जो है यूज़ में आ सके। तो वो किस में आ जाता है, कंजेनाइटल एनोमलीज में। इसी तरह कभी कभी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रॉपरली नहीं बन पाता है। एक्सटर्नल जैसे वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लेटोरिस मेजर माइनर, जो आपके लेबिया रहते हैं, तो उनका भी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है कंजेनाइटल एनोमलीज में। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस के बिहाफ पर देखेंगे कि क्या क्या डिजीज़ेज़ होती हैं या क्या क्या इन डेवलपमेंट इनमें होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेनली 3 एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है। जो मुलेरियन डक्ट होती हैं वो बनाती हैं फैलोपियन ट्यूब को,
यूट्रस को, सर्विक्स को और अपर जो 2/3 पार्ट है वजाइना का उसको मुलोरियन डक्ट बनाती है। और जो यूरोजेनिटल साइनस होता है वो बनाता है लोअर सेगमेंट ऑफ वजाइना। लोअर 1/3 सेगमेंट ऑफ वजाइना कौन बनाता है? यूरोजेनिटल साइनस। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनाइटल, जो र्यूगी प्रेजेंट होती हैं उसी ट्रैक्ट में, जो मुलेरियन ट्रैक्ट होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम पर जो उसमें रिजेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं ओवरीज। तो ओवरऑल इन तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम आई, मान लो मुलेरियन में प्रॉब्लम आई है या म्यूटेशन हुआ है, तो उस इंडिविजुअल के वजाइनल सर्विकल पोर्शन या जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं या यूट्रस है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। ओवरीज ना बन पाना, वजाइना का प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो पाना, ये सारे इसके कारण होते हैं। ठीक है। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है इन जेनाइटल ऑर्गन्स का, वो कब से स्टार्ट होता है? बिटवीन द 6 to 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी जब भी जेस्टेशन होता है उसके लगभग, यानी कि इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके 6th and 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ना हो पाए प्रॉपर, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है उसका, या वो फ्यूज्ड हो जाए, या उसके अंदर कैनाल बन जाए, और या फिर उसके बीच में सेप्टम प्रेजेंट हो, तब कंजेनाइटल एनोमलीज बनती हैं। ऐसे कंडीशन में कंजेनाइटल एनोमलीज डेवलप होती हैं। ओके। तो अब यहाँ पर बात करेंगे इसके हम लोग कॉजेज़ की। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? देखो, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल यूट्रस और एक MRKH वाले यूट्रस के इमेजेस शो किए गए हैं। आप देख सकोगे कि जो नॉर्मल यूट्रस है वो अंदर से खोखला है, यानी एक मोटी परत है और अंदर से उसके अंदर जो एक स्पेस है वो खाली जगह के फॉर्म में है। बट आप देखेंगे जो MRKH वाला यूट्रस है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाया है, अनडेवलप फॉर्म में है, या अंदर से पूरा भरा हुआ है फाइब्रस टिश्यूज से। ठीक है, इस तरीके का कुछ अपीयर होता है। कॉजेज़ अगर हम बात करें, पूछें कि कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, तो कॉजेज़ भी इसके मल्टीपल हैं, कोई एक कॉज नहीं है। मल्टीपल में सबसे पहला आता है आपका जेनेटिक कॉजेज़, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से जब ऐसा हो जाए, या फिर जीन म्यूटेशंस की वजह से अगर हो जाए, जीन में म्यूटेशन हो रहा हो तब जाके इस तरीके का देखने को मिले। कभी कभी ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से भी इस तरीके की एनोमलीज देखने को मिलती हैं। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखिए, इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे अगर किसी के जो फीमेल कंसीव की है उसको डायबिटीज़ है, अगर वो फीमेल डायबिटिक है तो, या उसको कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी उसको कोई ना कोई टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, रेडिएशन है ना, रेडिएशन की वजह से, या कभी कभी सर्टेन ड्रग्स की वजह से, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैफ़ीन ले लेना, निकोटीन ले लेना,
ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं एनोमलीज़ को, ठीक है। कुछ इसमें जो है अननोन कॉजेज़ भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी नहीं होते हैं और ना ही उसका कोई जेनेटिक इशू होता है, फिर भी अननोनली ये चीज़ें कॉज हो जाती हैं, MRKH वगैरह या जेनिटल ऑर्गन्स फीमेल के नहीं बन पाते। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन में कि कितने टाइप के होते हैं। बाकी कॉजेज़ आपके यही इतने थे, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड सम टाइम अननोन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है वल्वल मालफॉर्मेशन। वल्वल मालफॉर्मेशन मीन्स वल्वा का प्रॉपर ना बन पाना। अब वल्वा में क्या आता है, जैसे लैबिया फ्यूज़न हो जाए, ठीक है, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा फ्यूज़ हो जाएं एक ही में। और ये कब होता है? ड्यू टू लो एस्ट्रोजन। देखो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें तब देखने को मिलती हैं जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है लेबिया फ्यूज़ जो है हो जाए, जबकि लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा दोनों अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद है इसके क्या सिम्टम होंगे। जब लेबियल फ्यूजन हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम होना। ऐसे फीमेल्स में यूरिन पास करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। बार बार UTI का होते रहना, क्योंकि एक तरह से जो लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा हैं, ये दोनों क्या करती हैं कि ये दोनों एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी काम करती हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स को। जो वजाइनल ओपनिंग है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, उनके एज अ क्लोज़र भी काम करती, क्लोज करने के लिए। बट जब वो आपस में ही फ्यूज्ड हैं, तो इसलिए ऐसे में थिन यूरिन स्ट्रीम होना, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, बार बार UTI का इन्फेक्शन होते रहना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसका आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। ऐसा कोई पेशेंट अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले आप इसको ऑब्ज़र्व करके वैसे देखो, एक चीज़ बता दें कि इसका करेक्शन जो मेनली है वो सर्जरी ही है, ठीक है। सर्जरी परफॉर्म करके जो इसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर टॉपिकल ईस्ट्रोजन क्रीम अप्लाई करके भी इसमें। बट क्रीम्स वगैरह जो ईस्ट्रोजन क्रीम्स हैं वो उतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। जेंटली सेपरेट कर सकते हैं, वो भी सर्जिकल के अंदर ही आता है लगभग। छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके थोड़ा थोड़ा सेपरेट करना, और सेपरेट करने के बाद में बीच में क्रीम अप्लाई करना, ईस्ट्रोजन क्रीम। उससे क्या होता है कि अब समझ लो, एक हिसाब से मैनुअली ही हमने अलग किया उसको, सेपरेट तो हमने मैनुअली ही किया है। तो ये एक तरीका है, बाकी अदर कोई ऑप्शन नहीं। तो इन डिजीज़ेस के अंदर हमने पहली डिजीज़ पढ़ी वल्वल मालफॉर्मेशन। एक और कंडीशन है क्लाइटोरोमेगाली। अब ये जो क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है, कुछ लोग क्लिटोरिस बोलते हैं, कुछ लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये जो है मेगाली का मतलब होता है हमेशा इनलार्जमेंट। जैसे हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली आपने सुना ना, लीवर का और स्प्लीन का इनलार्ज हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह ये भी है क्लाइटोरोमेगाली। इसमें होता क्या है कि क्लाइटोरिस का अबनॉर्मली इनलार्ज हो जाना, नॉर्मल से इनलार्ज हो जाना। और ये किस वजह से देखने को मिलता है? एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की वजह से देखने को मिलता है, या फिर एंड्रोजन्स का
जो एक्सपोज़र है वो ज़्यादा हो जाए। एंड्रोजन कौन से हार्मोन्स होते हैं? देखो जैसे ईस्ट्रोजन फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही एंड्रोजन जो होते हैं वो मेल में सिक्रीट होने वाले हार्मोन होते हैं, जो कि डेवलपमेंट कराते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन्स का। और जो क्लाइटोरिस होती है वो मेल जेनिटल ऑर्गन के पेनिस के रिजेम्बलेंस के को दर्शाता है, यानी जैसे मेल जेनिटल ऑर्गन्स में पेनिस रहता है उसी तरीके से क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है फीमेल में। तो जब उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा टेस्टोस्टेरोन का एंड अदर जो मेल थिंग्स है, मेल हार्मोन्स का, जब उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो क्या कर जाएगा, ग्रो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जेनिटल ऑर्गन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होगा और ज़्यादा मेल हार्मोन्स के एक्सपोजर से होगा। अगला है कि इसके सिम्टम्स क्या आप देखेंगे, कैसा दिखेगा आपको। तो इनलार्ज्ड क्लाइटोरिस, उस फीमेल में क्लाइटोरिस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होगा और एम्बिगस जेनिटेलिया, यानी वो जो जेनेटेलिया है वो रिजम कुछ फीमेल की तरह उसके जेनेटिक ऑर्गन नहीं दिखेंगे। एम्बीजीनस का मतलब होता है कि दोनों की ही तरह अपीयर होना, यानी कुछ मेल्स ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग भी वो शो होगा, ऐसा, ठीक है। क्लाइटोरोमेगैलीज कंडीशन को बोलते हैं। उसके बाद इसको ट्रीट करने का क्या तरीका है, इसको हार्मोनल डिसऑर्डर के बिहाफ पर रखते हैं। तो इसमें स्टेरॉइड थेरेपी जब हम देते हैं तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स जब उन कंडीशन में देते हैं जब कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, है ना, तो ऐसे ऑर्गन्स में जब देंगे तो उसकी रिजेम्बलेंस कुछ हद तक सही होगी, ठीक है। बाकी इसको भी ट्रीट करने का जो तरीका है वो सर्जरी ही है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी उसका कंस्ट्रक्शन फिर से अच्छे से नॉर्मल की तरीके से किया जाए। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी ये आपके जेनेटल ऑर्गन्स की एनोमलीज देखने को आपको मिलेंगी, उन सभी में आप यही देखेंगे कि उसका जो करेक्टिव प्रोसीजर है वो सर्जरी ही है। सर्जरी के बिहाफ पर ही आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वल्वल मालफॉर्मेशन एंड क्लाइटोरोमेगाली, 2 टाइप के हम लोगों ने डिजीजेस पढ़े हैं। और उसके बाद में एक और है वजाइनल मालफॉर्मेशन। वजाइनल मालफॉर्मेशन क्या है, प्रॉपर फॉर्म में यूनिफॉर्मली जो वजाइनल फॉर्मेशन होता है उसका ना हो पाना, ठीक है, इसको वजाइनल मालफॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें भी कई टाइप की डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहला है इम्परफोरेट हाइमेन, यानी हाइमेन का प्रॉपरली जो है जो बनता है ड्यूरिंग द यूटेराइन लाइफ, तो वो क्या करता है, कवरिंग करता है, वो वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, बट वो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ओपनिंग होती है फॉर द फ्लूइड सिक्रीशन, या फिर जो प्यूबर्टी के दौरान में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसके लिए। बट यहाँ पर इनपरफोरेट कर देता है, यानी जो परफोरेशन होता है, जो एक छिद्र जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ओपनिंग मिलती है वजाइना को, यहाँ पर वो भी बंद रहता है, नहीं इसमें होता है कोई भी परफोरेशन, यानी वो जो वजाइनल ओपनिंग है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी, उसको हाइमेन कंप्लीटली ढक करके कवर करके रखेगी। इसका सिम्टम क्या दिखेगा आपको, प्राइमरी अमीनोरिया दिखेगा इसका सिम्टम। नॉर्मली बचपन में तो नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई भी बचपन में ऐसा कोई साइन सिम्टम है नहीं, बट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी चाहिए तो उस फीमेल को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को
नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वजाइना जो है कम्प्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है। साइक्लिक पेल्विक पेन होगा, यानी हर टाइम, हर मंथ के एक टाइम पर जब भी उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी चाहिए उस टाइम पर उसको पेन होगा, बट कोई भी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो अकर नहीं होगी। यूरिनरी रिटेंशन, बार बार यूरिन को रिटेन हो जाएगा, यानी कि यूरिन भी प्रॉपरली पास आउट ना हो पाना। बल्जिंग होगी, ब्लूइश हाइमेन होगी, जो हाइमेन होगी, वजाइनल ओपनिंग होगी, वो ब्लूइश कलर की दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर ब्लड जमा हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ब्लड फिल्ड वजाइना यहाँ देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोकोलपॉस। ठीक है। हेमाटोकोलपॉस एक कंडीशन होती है जिसमें वजाइना कम्प्लीटली ब्लड से फिल्ड होती है, लेकिन जो वो ब्लड है वो बाहर की तरफ सिक्रेट नहीं हो पा रहा है। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसका करेंगे, अल्ट्रासाउंड्स करके देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा, क्लिनिकली एग्ज़ाम करेंगे, ज़रूरत होगी तो आप एमआरआई भी कर सकते हो। ट्रीटमेंट इसके क्या होगी? हाइमेनोटॉमी या हाइमेनोक्टॉमी इसको बोलते हैं, दोनों ही टर्म एक ही हैं। हाइमेनोक्टॉमी हो या हाइमेनोटॉमी हो, इसमें हाइमेन का रिमूवल, हाइमेन को कट करके रिमूव करेंगे, और जितना भी मेंस्ट्रुअल ब्लड रिटेन हुआ है उसको सबको क्या करेंगे? बाहर करेंगे, ड्रेन करेंगे। और अगर, क्योंकि देखो कहीं भी बॉडी में ब्लड अगर इकट्ठा हो रहा है तो इन्फेक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक न्यूट्रिएंट है ना, बैक्टीरिया इसको पा करके ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए ऐसी फीमेल्स में एंटीबायोटिक थेरेपी भी आपको देनी पड़ेंगी, ताकि वो जो फीमेल है उसको जो इन्फेक्शन हुआ है इससे बचा जा सके, इन्फेक्शन से वो बच सके, इस वजह से। तो सबसे पहले हाइमेनेक्टॉमी होगा, हाइमेन को रिमूव किया जाएगा, जितना ब्लड इकट्ठा हुआ है वजाइना के अंदर उसको रिमूवल करेंगे। उसके बाद में उसको कुछ एंटीबायोटिक्स चलाई जाएंगी, नॉर्मल अजीथ्रो, पेनिसिलिन, इन सब टाइप की, ताकि उसका इन्फेक्शन भी क्योर हो। ये एक चीज़। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है, जब भी ऐसा होगा ऐसी फीमेल्स में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि एंडोमेट्रियोसिस, देखो जब ब्लड निकलेगा नहीं तो ब्लड वजाइना में भरेगा, फिर सर्विक्स में भरेगा, फिर एक टाइम आएगा कि यूट्रस में भी भरा रहेगा, तो प्रॉपरली जो ड्रेन आउट होना चाहिए नहीं होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इनफर्टिलिटी तो खैर नहीं इससे कोई ज़्यादा एसोसिएट है, हाँ ये है कि समटाइम्स इनफर्टिलिटी हो सकती है, वो इस वजह से कि लंबे समय तक अगर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस चीज़ को बहुत जल्दी पता नहीं, पेन वगैरह है, पेन वगैरह के लिए फीमेल शिकायत कर सकती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल से रिगार्डिंग ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकती कि हाँ उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब स्टार्ट होना है और क्या स्टार्ट हो चुका है या नहीं, तो इस वजह से। ठीक है। तो ये था कंडीशन, 3 बीमारियां, 3 जो है गाइनकोलॉजिकल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस बिहाफ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, कॉजेज़ पढ़े, उसके बाद वल्वल मालफॉर्मेशन पढ़ा, वजाइनल मालफॉर्मेशन पढ़ा, और वजाइनल मालफॉर्मेशन में एक डिजीज़ हम लोगों ने पढ़ी, इनपरफोरेट हाइमन, और बाकी वल्वल मालफॉर्मेशन में हम लोगों ने लेबियल फ्यूज़न एंड क्लिटोरोमेगैली नाम की, यानी टोटल मिलाकर 3 डिजीज़ेज़ पढ़ी हैं। तो इसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं, आगे की चीज़ें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।